हाँ जी, आपने तो या फिर 2 एक मिनट रुक जाए ना, ताकि सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर लीजिएगा। और जिन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी लगानी है वो भी। चलें जी। कल जनाब हमने ये सारा पढ़ लिया था। कहाँ तक? माइस्थीनिया ग्रेविस तक। ठीक है, तो आज हमने जो आगे पढ़ना है उसमें से एक यूक्यू है ये वाला, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ये वाला। ये डायग्राम ही हमने याद करनी है और इसको हमने समझना है क्या मतलब एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। आपको बच्चा पहले जनरल, कल हमने जो बातें पढ़ी वो बोला क्या थी। पहले हमने नर्व फिजियोलॉजी पढ़ी, उसमें हमने सारा देखा कि नर्व के ऊपर जब उसका नाम क्या है, जब उसके ऊपर कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो कैसे मूव करता है, वो हमने सारा पढ़ा नर्व फिजियोलॉजी में। कल हमने ये पढ़ा कि अच्छा वो ना एक्शन पोटेंशियल नर्व से मसल में ट्रांसमिट कैसे होता है। हमने कल वो जंक्शन पढ़ा, वो ट्रांसमिशन पढ़ी। ठीक है, आज हम पता है क्या पढ़ेंगे, आज हम उनकी कपलिंग पढ़ेंगे कि वो जो उसने मसल में आया था ना, तो अब उसने मसल में आके आगे क्या करना है, उसने आगे कॉन्ट्रैक्शन कैसे करानी है। ठीक है, तो आज वाला ये टॉपिक है। ठीक है, कल वाले टॉपिक में जो 2 यूक्यू थे, 3 यूक्यू थे, सिर्फ 3। ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करनी थी आप लोगों ने। ठीक है, और ये साथ क्या आ सकता था, साथ में ये जो पॉइंट्स थे कुछ। ठीक है ना, खासकर एंड प्लेट पोटेंशियल वो पूछते होते हैं। ठीक है ना, तो आज वाले और मास्टीनिया ग्रेविस था। ठीक है, और यहाँ से ये ड्रग्स बड़े अच्छे से तैयार करनी थी। आज वाले टॉपिक में सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक, ये वाला, ये डायग्राम, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। ठीक है, यही डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है और इसी इसी की रिलेटेड थ्योरी इस पैराग्राफ में भी लिखी हुई है, 7.4 में भी, इधर ऊपर भी लिखी हुई है। ठीक है, तो बस वो जनरल सी थ्योरी भी आज हम तैयार करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब एक्टिव हो जाएं जरा। अब सबसे पहली बात पता है क्या है, सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ना, अगर बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ समझना है टॉपिक, थोड़ा सा हम मसल की स्ट्रक्चर को मजीद पढ़ते हैं। कल हमने कहा था ना कि जैसे ही एक नर्व फाइबर मसल के अंदर एंटर होता है, तो आगे से क्या करता है, आगे से वो हर फाइबर को नर्व पहुंचाने के लिए ना अपनी नर्व एंडिंग्स बनाता है, ब्रांचेस बनाता है। आज आज हम थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल आगे जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है ना, तो थोड़ी सी जरा मसल की स्ट्रक्चर को ना पढ़ लें, ताकि ना आप लोगों को मैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट दे सकूं कि हो क्या रहा है। चलें जी, एग्जैक्ट हमने समझने के लिए ना, वैसे तो बहुत जनरल तरीके से भी मैं करा सकता था, लेकिन मजा नहीं आता ऐसे। चलें अब थोड़ा सा जरा समझे, थोड़ा सा ना बेहतरीन तरीके से। ये देखें जी, ये देखें, पता है अब होता क्या है। अब है ये, अब देखो सबसे पहले मसल को समझना है। पहले मैं मसल की ना अनाटमी, मसल की स्ट्रक्चर को समझना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अगली बातें बताता हूँ। ये देखो, ये है जी सारा मसल। ठीक है, मसल। ठीक है, मसल की जो ऊपर जो है मेम्ब्रेन, ठीक है, वो कौन सी है, सार्कोलेमा। ठीक है, ये सारा क्या है, सारा उसका नाम क्या है, सारे हैं सारा मसल फाइबर, पूरा मसल नहीं है, मतलब ये है मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर। और इसका नाम क्या, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कह रहे हैं, सार्कोलेमा। जैसे ठीक है ना, जैसे सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे ही मसल का मैंने क्या कहा था कि मसल का फंक्शनल यूनिट या मसल का मेन सेल कौन होता है, मसल फाइबर कहा था ना। तो ये सारा है मसल फाइबर। मसल फाइबर की मेम्ब्रेन का क्या नाम है, सार्कोलेमा। और मसल फाइबर में मायोफिब्रिल्स होते हैं, या फिर ये देख रहे हो, फाइबर्स में क्या होते हैं, मायोफिब्रिल। ये सारे, ये 6 पड़े होंगे ना, 6 उसने शो किए हैं, ये क्या है, मायोफिब्रिल्स। इतनी बात पता चल गई कि मसल फाइबर की मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, मसल में अब हमने यहाँ उठाया है मसल एक फाइबर। ठीक है, उसमें अब हम क्या शो कर रहे हैं, उसकी मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा क्या है, उसमें मायोफिब्रिल्स हैं। इन मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होता है, सार्कोमेयर्स होते हैं। इन मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या होता है, इनमें एक्टिन प्रोटीन, वो जो सारे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स वगैरह जो हैं, वो इन मायोफिब्रिल्स में होती हैं, ये देख रहे हो। ठीक है, वो इनके अंदर होती हैं। किन के अंदर, मायोफिब्रिल्स के अंदर, ये देख रहे हो, ये सारी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने बेसिकली किस में पढ़नी है, चैप्टर 6 में पढ़नी है। लेकिन बस इतनी याद रखो, इतनी सी बात याद रखो कि जो सार्कोमेयर वगैरह और ये सब चीजें हैं, ये किसके अंदर है, मायोफिब्रिल्स के अंदर है। यानी कि मायोफिब्रिल के अंदर वो मशीनरी पड़ी है जिसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं। ठीक है, जिसमें हमारी एक्टिन मायोसिन वगैरह वो सारी बातें थी। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि ठीक है ना, ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन वगैरह, सही है, वो सब चीजें किसमें, मायोफिब्रिल्स के अंदर है।
तो फिलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर 6 में डिटेल से पढ़ लेंगे। फिलहाल तक बातें समझ आ गई कि मायोफिब्रिल के अंदर वो सारा सामान पड़ा है, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताओ, ठीक है। अब वो पता है क्या बात है? वो ये है कि ये कहता है कि अगर ना आप ये चाहते हो ना कि मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे, मसल अब 2 बातें समझनी है, 2 बातें, ठीक है। एक पता है क्या है? एक चीज़ है ये एंडोप्लाज़्मिक ये सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना? जो मसल के अंदर जो होती है ना, वो सा एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, ये है सारी, ठीक है? ये देख रहे हो? ये सारी सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये फैली हुई है सारी, किसके अलोंग? इसका नाम क्या है देख रहे हो अंदर मायोफिब्रिल्स के अलोंग, मायोफिब्रिल्स के अलोंग। अब इस सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में पता है क्या होता है? कैल्शियम होती है, क्या होती है? कैल्शियम, बहुत ज़्यादा कैल्शियम इसमें स्टोर होती है, ठीक है? और इसने ये देखो ये किसके अलोंग सारी फैली हुई है? उन मायोफिब्रिल्स के अलोंग, ठीक है? मायोफिब्रिल्स में क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स, और इसने सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम ने क्या किया हुआ है? सारे मायोफिब्रिल्स को सराउंड किया हुआ है। देखो बिल्कुल ऐसे सराउंड नहीं किया हुआ सारे मायोफिब्रिल्स को। चलो जी ठीक है, ये भी पता चल गया। अब एक और बात, वो पता है क्या है? सिर्फ सिंपल एक दफ़ा सिर्फ ये बात याद रखो। अब मायोफिब्रिल्स पड़े हुए हैं, मायोफिब्रिल्स में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स पड़े हुए हैं। इन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स को बेसिकली चाहिए होती है कैल्शियम। ये कहते हैं हमें ना बस आप कैल्शियम दे दो, कैल्शियम आएगा, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, वो क्या करेगा? ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन फिलामेंट से साइड पे करेगा, तो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के साथ अटैच हो जाएँगे और हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ये वो बातें हैं जो हम चैप्टर 6 में अगेन पढ़ेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो मायोफिब्रिल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी है ना, उसको क्या चाहिए? उसको कैल्शियम चाहिए, और वो कैल्शियम किस में है? इस सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में है, जिसने मायोफिब्रिल्स को सराउंड किया हुआ है। वाह जी वाह! सारी, इसका मतलब ये है कि वो मायोफिब्रिल्स पड़े हैं, मायोफिब्रिल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी पड़ी है, और उसके बाहर क्या है? सारे सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम, जिसमें सारी कैल्शियम पड़ी है। और जैसे ही उस कैल्शियम ने उस सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से बाहर आना है, इस कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को वो कैल्शियम मिलनी है। उस कैल्शियम के मिलते ही इस कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और हमारे मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, ठीक है? लेकिन क्या वो चीज़ होगी जो इस कैल्शियम को बाहर निकालेगी? जो इस कैल्शियम को बाहर निकालेगी, पता है अब ये क्या चीज़ होती है? अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि ना वो जो एक्शन पोटेंशियल है ना, वो जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? अब क्या चीज़ है जो इधर से कैल्शियम को बाहर निकाले? कैल्शियम को बाहर निकाले ताकि वो मायोफिब्रिल्स के अंदर पड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को मिल जाए, वो कैल्शियम। क्या ऐसी चीज़ होगी? वो होगा हमारा एक्शन पोटेंशियल। वो क्या है हमारा? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल आएगा तो वो क्या कराएगा? वो यहाँ से कैल्शियम निकालेगा, और जैसे ही यहाँ से कैल्शियम निकलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को मिल जाएगा और हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है? तो इस इस अब इतनी बात पता चल गई ना, ठीक है? कि हो क्या रहा है? मायोफिब्रिल्स के लेवल तक आके आपको बात पता चल गई। तो मायोफिब्रिल्स का लेवल भी क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल सारी प्रोटीन्स पड़ी हैं। चलो जी, अब एक और लेवल की बात, वो पता है क्या है? वो ये है कि इतनी मज़ेदार सी बात है कि फिर ये मायोफिब्रिल्स पता है क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल्स बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक तरह से ना जैसे एक बंदे ने काम करना हो ना, तो फिर उसके नखरे भी नहीं खत्म होते। कैसे भला? जैसे इसने कहा है ना मायोफिब्रिल्स ने, भाई हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी है, तो हमें जो है ना आपने सारा कैल्शियम ला के देना है। ठीक है? तो देखो सारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसने सराउंड कर लिया। ठीक है? कैल्शियम को काफ़ी सारा कैल्शियम सराउंड करके कि ठीक है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये लो हम तुम्हारे पास ही हैं, बिल्कुल तुम्हारे पास हैं हम, सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम को सारा ज़्यादा सारा स्टोर करके। फिर दूसरा एंड इसका क्या नखरा है, इसका नाम क्या है मायोफिब्रिल्स का, ये कहता है कि जो ना एक्शन पोटेंशियल, वो ये नहीं है कि मेम्ब्रेन के ऊपर-ऊपर ही घूमे, वो बिल्कुल हमारे पास आए, ठीक है? जैसे मर्ज़ी हमारे पास आके इसका नाम क्या है, इस एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकाल के हमें दे। तो अब ज़रूरी क्या होता है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, जो हमने मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट किया था, जैसा किधर से कैसे पहले जनरेट किया था, मैं फ़ौरन रिवाइज़ करवाऊँ? चलो जी, चलो सुनो, कैल्शियम, उसका नाम क्या, करंट पीछे से एक्शन पोटेंशियल आया, नर्व के ऊपर घूमते आया, आते ही उसने क्या किया, उसने कैल्शियम चैनल्स को ओपन किया, वोल्टेज गेट कैल्शियम चैनल को, कैल्शियम निकला, कैल्शियम जनाब वो नर्व के टर्मिनल के अंदर गया, कैल्शियम अंदर गया तो उसने जाके क्या कराया किसी को याद है? उसने
वो जो वेसिकल्स थे उनको मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा के, फ्यूजन करवा के एसिटाइलकोलिन को बाहर रिलीज करवाया। एसिटाइलकोलिन ने जाके फिर उसका नाम क्या है, क्या कराया, एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल से सोडियम को अंदर मूव करा के थोड़ी सी पॉजिटिविटी कहा कि इतनी कि थ्रेशोल्ड जनरेट हो जाए। थ्रेशोल्ड से फिर आगे क्या हुआ, हमारे मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट हो गया। इस पूरे मसल के फाइबर पे एक जगह पे वो हुआ है, एक जगह पे, किसी भी एक जगह पे, वन सच जंक्शन। वो एक जंक्शन होता है जहां पे भी समझ लो, और वो आमतौर पर मसल के ना मिड मिड में होता है। आमतौर पर समझ लो पूरा मसल फाइबर है ना ये, तो उसके मिड में होता है। मिड में होता है तो दोनों साइडों पर फिर वो मूव करता है पूरे मसल फाइबर की मेम्ब्रेन के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई कि ऐसे वो ऐसे आ रहा है एक्शन पोटेंशियल असल में। ठीक है, तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि वो मसल फाइबर जो है ना, वो जब नर्व की मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे नर्व की मेम्ब्रेन के ऊपर घूमता है, ऐसे ही मसल की मेम्ब्रेन के ऊपर भी घूम रहा है, जा रहा है। लेकिन मसल के अंदर जो है ना, जो मायोफिब्रिल है, वो कहता है ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर से नहीं, मेरे पास आना है, बिल्कुल मेरे पास आना है, मेरे पास पड़ी हुई है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से आके तुमने यहाँ आके कैल्शियम निकालना है और मुझे कैल्शियम देना है। मैं ऐसे नहीं होता कि तुम कहो कि मैं ठीक है ना बाहर बाहर से निकल जाऊं। तो उसके लिए पता है क्या होता है, उसके लिए सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन कहता है अच्छा ठीक है, तुम काम करो सही, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ एक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, उसने उसी की एक्सटेंशन नीचे आती है, ये देख रहे हो, उसी की एक्सटेंशन आती है जो पूरे नर्व फाइबर को पेनिट्रेट करती है। पूरे देख लो, इसी की एक्सटेंशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की एक्सटेंशन है, जो कि नर्व फाइबर को जो मायोफिब्रिल्स के ट्रांसवर्सली मूव कर रही है। देख लो, ये है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ये है उसका ट्रांसवर्स, उसके ट्रांसवर्स पेनिट्रेट करती है पूरे ऑल द वे थ्रू द मसल फाइबर, वो ये मूव करती है। मतलब मसल फाइबर का यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है ना अगर, तो ये पूरा ही मूव करती है, वन साइड से शुरू होती है दूसरी साइड तक चलती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इसी सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होती है बाहर, ठीक है ना। और जो भी चीज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मूव करती है वो इसके अंदर भी जा सकती है। ठीक है, और ये बाहर वार ना, ये जो है ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मायोफिब्रिल्स के ट्रांसवर्स जा रही है ऑल द वे थ्रू द मसल फाइबर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल की बजाय हम मतलब वो ट्रांसवर्स का टी ट्यूब्यूल, ठीक है, टी ट्यूब्यूल हम कह रहे होते हैं। तो अब ये क्या है, चूंकि उसी की एक्सटेंशन है, तो ये बाहर बार सारा एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है ना, सेल के बाहर का फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके साथ ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, समझ आई बात, क्योंकि उसी की एक्सटेंशन है ना, तो जो चीज भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगी, ऊपर आएगी, समझ लो मूव करता आ रहा है, तो इसके अंदर भी जा सकता है ऐसे। ठीक है, यानी कि जो चीज भी बाहर से भी है वो उसके साथ भी कंटिन्यूस है। ठीक है, उसी का ये ट्यूब्यूल है, उसी की एक्सटेंशन है जो नीचे जा रही है। इतनी बात पता चल गई। चलो अब एक और बात सुनो, वो कौन सी बात है, वो ये बात है कि अब देखो, इस टी ट्यूब्यूल ने ना, इस टी ट्यूब्यूल ने, ठीक है, पता है क्या किया होगा, ये टी ट्यूब्यूल हर हर उसका नाम क्या है, मायोफिब्रिल के लेवल तक जाता है, हर मायोफिब्रिल के लेवल तक, हर मायोफिब्रिल, मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ ना, हर मायोफिब्रिल के लेवल तक जाता है ये। ठीक है, ये जो है ना टी ट्यूब्यूल। ठीक है, अच्छा अब क्या होता क्या है, अच्छा अब इतनी बात पता चल गई कि टी ट्यूब्यूल जो है ये जा रहा है हर मायोफिब्रिल के लेवल तक। ठीक है, चलो जितनी बात भी पता चल गई। अब एक और बात सुनो, वो क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसका एक ये वाला हिस्सा है जो लॉन्गिट्यूडनल है मायोफिब्रिल्स के साथ, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन। ठीक है ना, और ये जो आगे से आगे टी ट्यूब्यूल के साथ लग रहा है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल सिस्टर्नी। क्या कह रहे हैं, टर्मिनल सिस्टर्नी। और ये जो बाकी सारा लॉन्गिट्यूडनल है, जो कि मायोफिब्रिल्स के लॉन्गिट्यूडनल, देखो ना मायोफिब्रिल भी इस डायरेक्शन में है, ये भी उस डायरेक्शन में है, जैसे हम इसको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कह रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, यानी कि हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमने एक तरह से दो हिस्से बना दिए। एक को हमने टर्न, वो तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है ना, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर्नी एफएससी की बातें। ठीक है, सिस्टर्नी वगैरह वाली बातें तो आपको पता ही हैं। हम तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इसके दो हिस्से हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक ये जो ये लॉन्गिट्यूडनल है, और एक वो जो टी ट्यूब्यूल के साथ लग रहा है, उसको हम टर्मिनल पोर्शन कह रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल सिस्टर्नी। और ये कौन से, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल चैम्बर या लॉन्गिट्यूडनल सिस्टर्नी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। अच्छा जी, अब यानी कि ये जो टी ट्यूब्यूल है, इसके दोनों साइडों पर क्या है, टर्मिनल सिस्टर्नी है। क्या है, टर्मिनल सिस्टर्नी। अब क्या होगा, मेरी बात सुनो, सुनो 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 सुनो, आराम से सुनो। अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, क्या कहा था, अब मैंने कहा कि मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल के लेवल तक टी ट्यूब्यूल जाना है, टी ट्यूब्यूल ने हर
टी ट्यूब्यूल ने हर मायोफिब्रिल के लेवल तक जाना है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सिस्टर्निंग है, इन्होंने 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 तो सराउंड ही सारा मायोफिब्रिल्स को किया हुआ है। देखो तो सही। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा ना, समझ लो एक्शन पोटेंशियल ऐसे आते 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 आया अंदर। अब क्या होगा? इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आया, आया ना, आया। उधर से क्या होगा? इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आने से कैल्शियम रिलीज होगा। किधर से रिलीज होगा? इधर से, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सारे सिस्टर्नी से, ठीक है। पहले यहाँ से टर्मिनल सिस्टर्नी से, फिर लॉन्गिट्यूडिनल से भी होता है, ठीक है। कैल्शियम रिलीज होगा तो वो कैल्शियम किसको मिल जाएगा? बताओ बताओ बताओ। मायोफिब्रिल्स को। मायोफिब्रिल्स के अंदर पड़ी हुई सारी प्रोटीन्स को, कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को, ठीक है। जैसे इनको कैल्शियम मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। वो क्या कर जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। समझ आई बात? तो चलो जिस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, इस तरह से हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये था जी आप लोगों का ना सारा का सारा प्रोसेस, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफी हद तक जो है ना वो बातें समझ आई होंगी। अब हम ना थोड़ी सी और बातें करते हैं। वो हम ये वाली बातें करते हैं कि ये असल में आगे फिर कैसे हो रहा है, ठीक है। कि जो असल प्रोसेस है वो मजीद कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो जी ये देखो, अब एक्शन पोटेंशियल आया, जो हमने क्या कहा अभी, जो कहा हमने टी ट्यूब्यूल से एक्शन पोटेंशियल आता है। ये देखो आया कि नहीं आया? आया है। ये टी ट्यूब्यूल है, ठीक है। हमने क्या कहा था? टी ट्यूब्यूल के जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चलते चलते, मसल की सार्कोलेमा के ऊपर चलते चलते, मसल की सार्कोलेमा की ही एक्सटेंशन है, ये देखो उसकी एक्सटेंशन है कि नहीं है, ठीक है। उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। आगे एक्शन पोटेंशियल के नहीं आया, देखो अंदर पॉजिटिविटी का क्या मतलब है? अंदर पॉजिटिविटी का मतलब है, बताओ 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 बताओ, अंदर पॉजिटिविटी का क्या मतलब होता है? वैसे तो मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है ना, तो अंदर पॉजिटिविटी का मतलब है कि डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल आ गया है, एक्शन पोटेंशियल आ गया है, ठीक है। अंदर पॉजिटिव शो करने का मतलब भी ये होता है, ठीक है। वैसे तो अंदर से नेगेटिव होती है ना -90, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव शो किया हुआ है, मतलब एक्शन पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल से आया, आ गया आ गया आ गया, ये देखो, ठीक है। ये देखो साथ मैंने क्या कहा था कि टी ट्यूब्यूल के बिल्कुल साथ जो सिस्टर्नी होती है उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल सिस्टर्नी। तो ये उसी डायग्राम को उठाया हुआ है, यहाँ से समझो कि मैंने यहाँ से उठाया हुआ है, यहाँ से, ये देखो समझ लो कट सेक्शन उठाया है यहाँ से, ये, ठीक है। समझ आई बात? तो उसका नाम क्या है ये देखो अब, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल आया। अच्छा अब क्या होता है कि ये देखो, और मैंने क्या कहा था कि सिस्टर्नी के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, ये देखो है कैल्शियम ना, काफी सारा कैल्शियम है ना, ठीक है। इतनी बात हो गई। अच्छा अब क्या होता है कि ये डीएचपी रिसेप्टर्स होते हैं। डीएचपी रिसेप्टर्स किस में होते हैं? इसी इसी मेम्ब्रेन पे होते हैं, ठीक है। डीएचपी रिसेप्टर ये क्या होते हैं? वोल्टेज सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वोल्टेज सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, ये देखो डाईहाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर्स हैं। क्या नाम है इनका? डाईहाइड्रो पायरिडीन रिसेप्टर्स। अब ये डीएचपी रिसेप्टर जो है ये क्या होते हैं? वोल्टेज सेंसिंग रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन में होते हैं, मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि टी ट्यूब्यूल में बेशक कह लो, ठीक है। हाँ टी ट्यूब्यूल कह लो, क्योंकि टी ट्यूब्यूल भी तो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है ना। तो ये होते हैं डीएचपी रिसेप्टर्स। अच्छा अब क्या होता है? ये डीएचपी रिसेप्टर्स देखो लिंक हुए हैं किस किन रिसेप्टर से? इन रिसेप्टर से। इसको हम कहते हैं कैल्शियम रिलीज चैनल, कैल्शियम रिलीज चैनल, ठीक है। इसके साथ लिंक होते हैं, ठीक है। डीएचपी रिसेप्टर जो है खुद क्या है? वोल्टेज सेंसिंग रिसेप्टर है। किसके साथ लिंक है? कैल्शियम रिलीज चैनल के साथ। कैल्शियम रिलीज चैनल का क्या नाम है? कैल्शियम रिलीज चैनल का एक और नाम भी है, ये देखो, आल्सो कॉल्ड राइनोडीन रिसेप्टर चैनल्स, राइनोडीन रिसेप्टर चैनल्स, ठीक है। जो के कहाँ पे होते हैं? जो के कहाँ पे होते हैं बताओ? जो के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ठीक है। और ये इसके साथ लिंक हुए होते हैं, और ये चैनल्स होते हैं किसमें? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मतलब ये चैनल्स अगर खुल जाए ना, ठीक है, ये चैनल खुल जाए तो वहां से फिर कैल्शियम निकलेगी। वहां से फिर क्या निकलेगी? राइनोडीन रिसेप्टर से अगर वो ओपन हो जाए तो वहां से फिर कैल्शियम निकलनी है, यानी कि कैल्शियम के निकलने का रास्ता है ये, रिलीज चैनल है ये, ठीक है। तो अब यूं कि ये इसके साथ लिंक होते हैं, ठीक है। अब ऊपर से जब कैल्शियम वोल्टेज आती है तो ये वोल्टेज सेंसिंग होते हैं, तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंज आती है, जिससे ये लोग ये क्या करते हैं? जिससे ये कैल्शियम रिलीज चैनल्स को ओपन कर देते हैं। कैल्शियम रिलीज चैनल जैसे ही ओपन होंगे कैल्शियम बाहर आ जाएगी। कैल्शियम क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। मैंने क्या कहा था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ज्यादा कैल्शियम स्टोर्ड होती है, ठीक है। अच्छा तो अब क्या है? अब ये देखो, अब यहाँ पे सारे क्या है? मायोफिब्रिल्स हैं। मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या है? सारा
कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी है। जैसे ये कैल्शियम बाहर आएगा, ये देख रहे हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कैल्शियम बाहर आएगा कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को कैल्शियम मिल जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारी। इतनी बात समझ आ गई? आ गई, थोड़ी बहुत आ गई, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा और सुनो। तो इस तरह से ये चैनल ओपन होता है और इस तरह से कैल्शियम बाहर आ जाता है, ठीक है। और हमारे किसको मिल जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को, जो किस में है? मायोफिब्रिल्स में है, ठीक है। चलो जी, अब एक और बात सुनो। अब ये देखो, जब ये एक्शन पोटेंशियल हो गया, बस रिपोलराइजेशन हुई, ठीक है, तो अब ये चैनल अपनी जगह पे चले गए, ठीक है। और जनाब अब ठीक है, अब वो जो कैल्शियम जो बाहर आया था, अब उसका क्या होगा? ये देखो, ये है कैल्शियम पंप। ये सारी जो बाहर निकली हुई कैल्शियम है उसको उठा के वापस अंदर फेंकता है, वापस अंदर फेंकता है, ठीक है। कैल्शियम पंप, जो कैल्शियम बाहर आ गई थी ना, ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कैल्शियम ज्यादा सारी बाहर आ जाती है, उसको हम कहते हैं कैल्शियम पल्स। क्या कहते हैं? कैल्शियम पल्स। जो बहुत ज्यादा अचानक कैल्शियम बाहर ज्यादा आ गई थी ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम पल्स, ठीक है। वो जरूरी होती है किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि कैल्शियम ने आना है तो कॉन्ट्रैक्शन होनी है, ठीक है। वो बातें अगर आपको याद समझ आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर 6 में अगेन समझा दूंगा। एफएससी की बातें हैं। कैल्शियम ने जाकर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करना होता है, ट्रोपोनिन के साथ जैसे ही वो बाइंड करता है, ट्रोपोनिन क्या करता है? कन्फर्मेशनल चेन लेके आता है किसमें? ट्रोपोमायोसिन में। ट्रोपोमायोसिन ने सारे एक्टिन फिलामेंट्स की एक्टिव साइट्स को ना ऊपर से किया होता है, बंद किया होता है, ठीक है, उसको मास्क किया होता है। तो जब ट्रोपोनिन जो है वो उसके साथ कैल्शियम लगती है तो वो ट्रोपोमायोसिन को कहता है चलो भाई, उसको परे करता है, जिससे एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर एक्टिव साइट्स ओपन हो जाती है, जिससे वो फिर मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस के साथ जो है ना जुड़ के कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, ठीक है। तो वो बातें चैप्टर 6 में अगेन भी होंगी, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही है कि कैल्शियम जो है वो क्या कराता है? कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, ठीक है। तो ये बातें समझ लगी। कैल्शियम पल्स जो अचानक आएगी, ठीक है, अब उसको वापस कैसे करना है? कॉन्ट्रैक्शन बस हो गई तो उसको ये जो है ना हमारा पंप, ये फौरन से अंदर फेंकता है, चल भाई चल 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 चल, ठीक है। अच्छा, पंप क्यों अंदर फेंकता है भाई? पंप हमेशा वहां पे चाहिए होता है जहां पे लो टू हाई कंसंट्रेशन। अब अंदर तो अभी भी ज्यादा है ना कैल्शियम, तो पंप के जरिए उसको वापस भेजा जाता है। समझ आ गई बात? ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि क्या, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा अब एक और प्रोटीन होती है, ये इसी इसी के अंदर सर्कुलर रेटिकुलम कैल्सिक्रिस्ट्रिन। ये प्रोटीन क्या करती है? कैल्शियम को बाइंड करती है। कैल्शियम को क्या करती है? सेल के अंदर बाइंड करके रखती है, ठीक है ना। क्या करती है? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, किसके अंदर होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये कैल्शियम को बाइंड करती है, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई। अब मुझे उम्मीद है किसी हद तक आपका ना सारा कॉन्सेप्ट बन गया होगा, ठीक है। अब आप लोगों का सारा टॉपिक ये यहाँ से हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब मैंने ना इस मीटिंग को एंड होने से पहले पहले अब गाइडेंस से आप लोगों को ये पढ़ाना है, ठीक है। चलो अब सुनो सुनो सुनो, ये देखो, ये देखो। वो कहते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तब होगी अगर आपका करंट जो है ना वो पेनिट्रेट करके, ठीक है ना, पेनिट्रेट करे मसल फाइबर से, मसल फाइबर के अंदर पेनिट्रेट करे आपका करंट। करंट का मतलब एक्शन पोटेंशियल, और वो विसिनिटी और सेपरेट मायोफिब्रिल्स तक जाए। यानी कि वो ये नहीं है कि बाहर बाहर ही घूमता फिरता रहे, उसका जरूरी है कि वो पेनिट्रेट करे। और कहां तक आए? टू द विसिनिटी, यानी कि करीब आए, किसके? मायोफिब्रिल्स के। दिस पेनिट्रेशन इज अचीव्ड बाय टी ट्यूब्यूल। देखो, टी ट्यूब्यूल के जरिए गया है ना, कि वो क्या कहता है कि ये बिल्कुल मायोफिब्रिल्स के करीब तक जाए, पेनिट्रेट हो के, ठीक है। हम आपका जो करंट है ऊपर ऊपर ना घूमे, बल्कि इसके पास आए, मायोफिब्रिल्स के बिल्कुल पास है, ठीक है। ये बात समझ आई आप लोगों को? चलो जी, अब थोड़ा सा और देख लो। और क्या है जी? टी ट्यूब्यूल एक्शन पोटेंशियल। टी ट्यूब्यूल में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो उससे क्या होता है? कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है, और वो देखो विसिनिटी ऑफ मायोफिब्रिल्स तक जाता है, मायोफिब्रिल्स के पास जाता है वो कैल्शियम। और फिर ये कैल्शियम क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है। कि टी ट्यूब्यूल में एक्शन पोटेंशियल आया, उससे क्या हुआ? उससे जो है वो कैल्शियम रिलीज हुआ। किधर से हुआ? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ। अभी तो पढ़ा है हमने कि कैल्शियम रिलीज चैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो उधर से क्या होगा? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हो गई। अच्छा अब ये देखो, क्या पढ़ा था अभी हमने? दो किस्म के रेटिकुलम, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स और एक कौन से हैं? टर्मिनल सिस्टर्नी, जो कि किसके साथ? टी ट्यूब्यूल के साथ होते हैं, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल जो होते हैं, ये क्या? ये उस सारे को सराउंड कर रहे होते हैं मायोफिब्रिल्स को। देखो, सारे मायोफिब्रिल्स को इन्होंने ऐसे जो है ना सराउंड किया हुआ है, ठीक है। जबकि ये जो है टर्मिनल सिस्टर्नी, ये इस टी ट्यूब्यूल के साथ साथ आके लग रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब ये देखो, टी ट्यूब्यूल्स क्या है? टी ट्यूब्यूल एक्चुअली
वो उसी की एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, ठीक है। ये टी ट्यूब्यूल बिल्कुल एक ना हर सेपरेट मायोफिब्रिल तक जा रहा है, बताइए ये सारी बातें। फिर टी ट्यूब्यूल जो है वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से ही आता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, ठीक है। ये बातें भी समझ लग गई। अब यहाँ पे आ जाओ, राइनर टी ट्यूब्यूल को पता लग गया, राइनर रिसेप्टर्स का पता लग गया कि वोल्टेज सेंसिंग है, ठीक है। और क्या है, राइनर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि किस में होते हैं, टर्मिनल सिस्टर्नी में होते हैं, ठीक है जी। अब ये देखो कैल्शियम पंप, जब कैल्शियम बाहर आ जाता है तो कैल्शियम पंप क्या करता है, कैल्शियम को वापस मायोफिब्रिल से जुदा करता है, फौरी तौर पर उसको किधर फेंकता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकल में वापस फेंकता है। फिर क्या है, कैल्शियम होती है जो कि कैल्शियम को बाइंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जब आम तौर पर इधर जो इधर कैल्शियम रिलीज होने से पहले जो इधर कैल्शियम मौजूद होती है ना, वो होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। और फिर जब इधर से कैल्शियम आती है तो वो कितनी हो जाती है, 2 × 10⁻⁴, मतलब 500 गुना इंक्रीज आता है। जबकि चाहिए कितना होता है, 10 टाइम्स चाहिए होता है कि ये कैल्शियम जो है ना सिर्फ 10 गुना ज्यादा हो जाए ना, जितनी आम पहले मौजूद है, ठीक है। ये 500 गुना ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं। और फिर वो रहती भी थोड़ी देर के लिए, इमीडिएटली, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पंप ने फौरन उठा के अंदर फेंक देनी है, तो एक तरह से थोड़ी देर के लिए उसका एक इंक्रीज आता है ना, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम पल्स, ठीक है ना। मतलब 10 गुना ज्यादा होती है, ठीक है ना, और इमीडिएटली पंप उसको अगेन डिप्लीट कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम पल्स। और ये स्केलेटल मसल में होती है 1/20 सेकंड, जबकि हार्ट में थोड़ी ज्यादा देर होती है। हार्ट में कितनी देर होती है, 1/3 ऑफ ए सेकंड, ठीक है। तो स्केलेटल में आपने फिलहाल याद रखना है। अच्छा, अब ये देखो, कहता है जितनी देर कैल्शियम पल्स रहेगी ना, उतनी देर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि उतनी देर ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड रहेगी, उतनी देर ही क्या होगा, उतनी देर ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। याद, ये बात समझ आएगी कि जितनी देर कैल्शियम पल्स, भाई कैल्शियम नहीं तो आगे सिंपल सोचो ना, सिंपल सोचो, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर के बाद ना कराता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, एकदम पूरा फ्लो भी बनाता हूँ। देखो, सारी बात फाइनल कहाँ पे आई, कैल्शियम पे आई। कहाँ से शुरू हुई, ओ स्टिमुलस से शुरू हुई। कहाँ, कौन सा स्टिमुलस से, वो जिसने ना थोड़ी सी वो जो है ना, मतलब वो चेंज लाया था, थोड़ा सा सोडियम अंदर गया था, करते कराते नर्व इम्पल्स चलती आई, ठीक है, करते कराते देख लो बात फाइनल कहाँ पे खत्म हुई है, कैल्शियम पे खत्म हुई है, ठीक है ना। तो भाई जितनी देर कैल्शियम रहेगी उतनी हमारी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। और कैल्शियम चूंकि कितनी देर के लिए रहती है, 1/20 सेकंड के लिए, ठीक है ना, तो उतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है, उतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होती है। समझ आ गई बात। अब एक और बात जो कि आमतौर पर बच्चों को समझ नहीं, अब ये इस डायग्राम को नहीं आप लोगों ने करना, फजूल है। ये क्या है, एक्शन पोटेंशियल मूव करता आ रहा है, ये देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे जंक्शन बनता है उसके दोनों साइडों पर एक्शन पोटेंशियल मूव करता है। ये देखो टी ट्यूब्यूल में आया एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। टी ट्यूब्यूल में आने से ये देखो स्टर्नियल से स्टर्नी वगैरह से, और यहाँ से कैल्शियम निकलने लग गया, ठीक है। यहाँ से देखो कैल्शियम निकल रहा है, और बाद में क्या, पंप के जरिए से कैल्शियम वापस जा रहा है। तो ये फजूल डायग्राम है, इसको नहीं करना आप लोगों ने। वैसे ही समझ आ गई ना, एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम मूव की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ये देखो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स को मिलेगी कैल्शियम, ठीक है, ठीक है, मायोफिब्रिल्स वगैरह को कैल्शियम मिलेगी। उसके बाद क्या है, 1/20 सेकंड के बाद कैल्शियम वापस से कैल्शियम पंप के जरिए से वापस उसमें चल जाएगी, और कैल्शियम उसको बाइंड कर लेगी। ये बातें समझ आ गई। तो ये आप लोगों का सारा यूक्यू था, ये यूक्यू, ये सारी बातें वही लिखी हैं जो मैंने पहले बताया। डीएचपी रिसेप्टर कैल्शियम रिलीज हुई, रिलीज होकर बाहर आई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि समझ नहीं आती बच्चे को, जब उससे क्वेश्चन किया जाता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसने तो यहाँ पे क्या लिखा है। अब वो क्वेश्चन पता क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन क्या रिपोलराइजेशन के दौरान हो रही होती है। तो रिपोलराइजेशन के बाद ये देख तो लो कि रिपोलराइजेशन के दौरान जब रिपोलराइजेशन क्या करता है, रिपोलराइजेशन से कैल्शियम रिलीज रुक जाती है, ये देखो तो सही। सिर्फ डीपोलराइजेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन रहती है। ये बात अब आइंदा की जिंदगी में कोई ना बोले कि सिर्फ डीपोलराइजेशन के दौरान कैल्शियम की वो उसका नाम क्या, कॉन्ट्रैक्शन रहती है, ठीक है। ये बात समझ लग गई। जब रिपोलराइजेशन हो गई तो फिर उस दौरान नहीं होती, ठीक है जी। बात समझ लग गई, याद हो गई। चलें जी, ठीक हो गया, आप लोगों का टॉपिक तैयार हो गया। अब क्या चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं, थोड़ा सा और याद करा दूं? चलो ये भी देख लो, ठीक है ना। मसल के अंदर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन ड्यूरेशन उतना ही होता है, ड्यूरेशन